जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बता दिया था और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था यूनिट वेक्टर। याद है कि भूल गए? और उसके अलावा मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर का मतलब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। ये दो चीजें उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थी, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर मुझे दो वेक्टर दिए हुए हैं तो मैं उन्हें कैसे ऐड करूंगा, मैं उन्हें कैसे जोड़ूंगा या सबट्रैक्ट करूंगा, माइनस कैसे करूंगा। ठीक है, वैसे टॉपिक का नाम तो एडिशन ही है, पर मैं तुम्हें समझा दूंगा कि माइनस कैसे करते हैं। कोई दिक्कत? तो नॉर्मली बच्चों नंबर्स को जैसे हम ऐड करते हैं ना, 2 + 2 4, 5 + 5 10, या 5 एम्पियर का करंट है और 2 एम्पियर का करंट है, अगर वो दोनों ऐड होके सिंगल वायर जाएगी तो 7 एम्पियर हो जाएगा। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मली जैसे हम नंबरों को ऐड करते हैं वेक्टर्स को वैसे ऐड नहीं करते, और ना ही हम उसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं और ना ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल लॉ लगते हैं, वो लॉ आपको आने चाहिए। कोशिश करूंगा आज की क्लास में हम वो पूरा कंप्लीट कर दें। करें शुरू? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को ऐड करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 2 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ रहा है बच्चों? वैसे मेनली ये दो ही हैं, जो दो लॉ है यही है, मेन तो यही है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला ट्रायंगल का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब अगर ये ट्रायंगल वाला समझ में आ गया ना तो पॉलीगन वाला भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि पॉलीगन वाले के अंदर भी ट्रायंगल लॉ ही लग रहा है। तो मेन यहाँ पे कितने लॉ है? 2। समझ में आ गया? और इन दोनों में जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, फॉर्मूला सेम ही है। ऐसा नहीं है कि लॉ अलग अलग है तो फॉर्मूला भी अलग अलग हो जाएगा, फॉर्मूला इनका सेम ही आता है। वो आज हम डिराइव करेंगे। ठीक है भाई? तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट करें बच्चों। चलो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बच्चों, जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे 2 वेक्टर दिए हुए हैं। एक वेक्टर है अपना ये ए वेक्टर, और एक मान लो ऐसा कोई भी टेढ़ा मेढ़ा मुझे दे रखा है बी वेक्टर। ऐसे 2 वेक्टर किसी ने मुझे दे दिए उठा के, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा। समझ में आ गया? और उसने मुझे ये बोला कि इनको प्लस करके दिखाओ। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे किसी ने 2 वेक्टर दिए, वेक्टर जानते हो ना, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ है और एरो हेड हमें इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो मैं इसकी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकता, मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता, उल्टा भी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना? इन दोनों वेक्टर को मुझे क्या करना है? ऐड। तो बच्चों कुछ नहीं करना आपको, इसमें करना ही है कि कोई भी एक ऐड करोगे अगर, तो कोई भी एक वेक्टर पहले उठाओगे। कौन सा वेक्टर पहले सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग? मान लेते हैं ए। मान लो मैंने ए वेक्टर बना दिया, ये बन गया ए वेक्टर। समझ गए? अब इस बी वेक्टर, जैसे आपने ए वेक्टर को उठा के यहां पे रख दिया, अब आपको ये बी वेक्टर यहां से उठाना है और इसको कहां पे रखना है? इसको आपको किस तरीके से रखना है? जो बी वेक्टर की टेल होगी वो ए वेक्टर के हेड पे जाके ज्वाइन करानी है आपको। मेरी बात समझ में आ गई? आप a + b कर रहे हो, अपने दिमाग में सोचो कि आप a के अंदर b को ऐड कर रहे हो। तो जब आप a में b को ऐड कर रहे हो तो पहले क्या उठाओगे? a। ये मैंने a उठा के रख दिया, कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। अब इसमें आप क्या ऐड करने जा रहे हो?
बी, तो बी को उठा के कहां पे रखोगे? बी को इस तरीके से यहां पर आप रखोगे कि जो बी की टेल है यहां पर वो ए के हेड से टच होनी चाहिए। मतलब ये वाला वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा, यहां पे बना दूं तो ये बन गया हमारा बी वेक्टर। बात समझ में आ गई? लेकिन अभी ए और बी ऐड नहीं हुए हैं। अच्छा एक और बात, अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूंगा तो आंसर भी तो एक वेक्टर ही आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो आंसर भी एक वेक्टर ही आएगा। बच्चों चेक करो, क्या तुम्हें कोई ट्रायंगल जैसा नजर आ रहा है? ट्रायंगल बनने ही वाला है, बस एक थर्ड साइड की कमी रह गई है। हाँ या ना? तो आप उस थर्ड साइड को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये जो थर्ड साइड मैंने अपनी तरफ से बनाई है इसको बोल देते हैं सी वेक्टर। यही ए और बी का सम होगा। समझ में आ गया? ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम ये सी वेक्टर होगा। सी वेक्टर क्या है? उस सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो उस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है, जो तब बना जब मैंने ए और बी को इस तरीके से रखा। और एक मजे की बात सुनो बच्चों, डायरेक्शन देखो। हम पहले ए से इधर जा रहे थे, फिर बी के लिए हम इधर जा रहे हैं, तो इसी ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए सी के लिए मुझे इधर जाना चाहिए। हाँ या ना? पर सी की डायरेक्शन ऑर्डर के ऑपोजिट होगी। सी की डायरेक्शन जो ऑर्डर चल रहा था उसका ऑपोजिट होगा। कायदे में ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। पर चेक करो, ऐसे ऐसे और सी ऑर्डर का ऑपोजिट बन रहा है। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ गई? अगर ये बच्चों यहां पर हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया, a प्लस बी और b प्लस ए का आंसर सेम आना चाहिए कि नहीं? अगर किसी ने ये बोला कि b प्लस ए फाइंड करके दिखाओ बच्चों, ये हमने यहां पर क्या किया है? a प्लस बी। अगर मेरे से बोला गया b प्लस ए करो, तब क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, यहां पे करते हैं b प्लस ए। तो पहले आप किसको उठाओगे? तो b को उठा के यहां पे रख लूं, तो ये मैंने b बना दिया बच्चों, ये लो। समझ गए? और b में हम किसको ऐड कर रहे हैं? a को। तो बाद में आप किसको उठा रहे हो? a को। अब a को उठा के कहां पे रखोगे? अभी क्या बताया था? जो a की टेल है वो b के हेड पे यहां पे टच होनी चाहिए। हाँ या ना? ऐसे या फिर यहां पे, या उल्टा कर दूं? वेक्टर जैसा है वैसा ही रहेगा और उसकी टेल b के हेड पे इस तरीके से लगेगी, यानी a वेक्टर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? आ गई? बच्चों यहां पर भी चेक करो, ट्रायंगल जब बनेगा वो तभी बनेगा जब ये थर्ड साइड आप कंप्लीट करोगे। आया ना? तो ये जो है ये हमारे पास सी वेक्टर आ गया विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। बच्चों चेक करना आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? ए और बी का सम कौन है? सी। चेक करो सी का मैग्नीट्यूड यहां पर भी उतना ही है, यहां पर भी उतना ही है। मैंने स्केल से मेजर करके तो बनाया नहीं है, पर अब चेक कर लो उसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। और चेक करो सी की डायरेक्शन यहां पर भी वही है और यहां पर भी वही है। हाँ या ना? बात समझ में आ गई बच्चों? पक्का? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है? पहले हिंदी में समझा देता हूं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि यदि दो वेक्टर्स को, दो ऐसे वेक्टर जो कंप्लीटली अपने पूरे मैग्नीट्यूड और पूरे डायरेक्शन के साथ शो हो रहे हैं, जैसे कहते हैं ना मैं पूरे होश और हवास में हूं, ठीक वैसे ही दो ऐसे वेक्टर जो अपने कंप्लीट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट हैं, यदि मैं उन्हें ट्रायंगल की दो साइड के रूप में सुसज्जित कर दूं, यदि मैं उन्हें ट्रायंगल की दो साइड्स के रूप में लगा दूं, टेकन इन ऑर्डर मतलब ऐसे ऐसे। अब वो ये चीज डेफिनेशन में नहीं बोलेगा कि इसकी टेल उठा के इसके हेड पे रखो, तो टेकन इन ऑर्डर बोल दिया। तब जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी वो उन दोनों वेक्टर का सम होगा, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, क्योंकि वो इस ऑर्डर के ऑपोजिट जा रहा है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? अगर मैं, हाँ बोलो, क्लियर हो गया ना? इस चीज को लिख दूं, देखो बुक में दिया हुआ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ vector addition states that if two vectors
are expressed by their complete magnitude and direction as the two sides of a triangle taken in an order, then the third side of the triangle represents the sum of the two vectors by complete magnitude and direction taken in opposite order. समझ में आया कि नहीं बच्चों? अगर ये डेफिनेशन मैं पहले ही लिख देता ना तो तुम में से किसी को समझ नहीं आती और कोई इसको याद भी नहीं कर पाता, पर अभी समझ में आ गया। फिर से समझाऊं, एक बार जल्दी से देखो। अगर हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, उसको छोड़ दो, इधर देखो। अगर हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं तो आप पहले एक वेक्टर को बना लो और दूसरे वेक्टर को उठा के आपको इस तरह से लगाना है कि उसकी टेल पिछले वाले के हेड से टच होनी चाहिए, और फिर ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल अधूरा ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल की थर्ड साइड जैसे आप कंप्लीट करोगे तो जो थर्ड साइड है वो दोनों वेक्टर्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा बाय द कंप्लीट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आ गया? अब चेक करो, यहां पर वही लिखा हुआ है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय देयर कंप्लीट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब अगर दो वेक्टर कंप्लीट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं एज द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन एन ऑर्डर, ट्रायंगल की दो साइड के रूप में, टेकन इन ऑर्डर का मतलब हो गया वो डायरेक्शन समझा रहा है कि इसकी टेल इसके सर से ऐसे 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 लगाना है। समझ गए ना? देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर्स बाय कंप्लीट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी वो दोनों वेक्टर्स का सम होगा, और वो जो थर्ड साइड होगी वो भी एक वेक्टर है जो कंप्लीट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब ये है, समझ गए ना? ऐसे ऐसे, फिर आपको ऐसे नहीं जाना है, उसका उल्टा जाना ऑर्डर का, तभी आपको सी वेक्टर मिलेगा। कोई दिक्कत? चले आगे। इसी में मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर मान लो किसी ने ये बोल दिया कि a माइनस बी फाइंड करो, देखो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना? लेकिन मैं इसी के अंदर तुम्हें ये चीज बताना चाहता हूं क्योंकि वो इसी का पार्ट है कि अगर आपको a माइनस बी वेक्टर करने को बोला होता तब क्या करते? तो देखो बच्चों क्या करते, तब ऑब्वियसली आंसर ये तो नहीं आता, तो यहां पे सॉल्व कर देते हैं इसको। यहां पर हमने ए और बी का सम कर दिया और अब हम लोग उसको माइनस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों अगर मैं a माइनस बी करूं तब क्या आएगा? अब जरा ध्यान देना बच्चों, ये रहा, देखो मेरी बात सुनो, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना चाहते हो आप? हाँ या ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ b वेक्टर? हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? आपको a माइनस बी फाइंड करना है ना, प्लस तो ऐसे करते ही तो क्लियर हो गया, माइनस करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो या नहीं, बस इतना बता दो, हाँ या ना? अब बच्चों चेक करो, a वेक्टर तो ये रहा, मतलब कि ये रहा a वेक्टर, प्लस हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? क्या हम इसमें b ऐड कर रहे हैं? नहीं, क्या ऐड कर रहे हैं? नेगेटिव ऑफ b। और बच्चों b अगर ऐसा है तो इसका नेगेटिव इसका उल्टा हो जाएगा या नहीं? यानी b वेक्टर कैसा बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? नेगेटिव ऑफ b वेक्टर। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो a माइनस बी ही तो आएगा, हाँ या ना? तो चेक करो बच्चों, ऐड प्लस कैसे करते हैं?
तो मैंने बता दिया, ऐसे करते हैं, समझ गए ना। तो मैं पहले ए वेक्टर बनाऊंगा, ये रहा ए वेक्टर। अब इसमें मैं क्या ऐड करने जा रहा हूं बच्चों, ये दूसरा वेक्टर जिसका नाम है नेगेटिव ऑफ बी। तो बच्चों वही करना है, इसका जो टेल है वो इसके हेड से ऐसे टच करा देना है। तो ये बन गया हमारा बी वेक्टर या माइनस बी, माइनस बी। और बच्चों जब इस ट्रायंगल की थर्ड साइड आप कंप्लीट करोगे और टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, यानी इधर जाएगा इसका एरो, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी। समझ में आ गया कि नहीं। तो अगर आपको b माइनस ए करना हुआ तो कर लोगे या नहीं कर पाओगे, या वो भी करके दिखाऊं। समझ में आ गया। देखो मेनली हमारा काम था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन सीखना, पर फिर भी माइनस वाला क्लियर हुआ कि नहीं साथ के साथ, कि अगर a माइनस बी करना है आपको तो a माइनस बी मत करो, a में नेगेटिव ऑफ b को ऐड कर दो। या अगर मान लो b माइनस ए करना होगा तो b में क्या ऐड कर दोगे, नेगेटिव ऑफ a। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलें आगे। तो अब हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन खत्म हो चुका है। अब हम आ रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बच्चों, जैसे ट्रायंगल लॉ में बताया गया था कि दो वेक्टर कैसे ऐड करने हैं, यहां पर भी दो वेक्टर को ऐड ही कर रहे हैं, बट लॉ चेंज हो गया है। आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही आएगा, बस क्या चेंज हो रहा है, मेथड चेंज हो गया। आप एक तरह से ये समझ लो। तो मान लो बच्चों, देखो इसकी भी डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। मान लो बच्चों ये है वही ए वेक्टर, समझ में आ रहा है। और बच्चों मुझे इसमें क्या ऐड करने को बोला गया है, बी वेक्टर, और इन दोनों को क्या करना है बच्चों, ऐड। मैं पिछले वाले की जैसे एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं ये समझा पाऊं कि आंसर दोनों में सेम ही आता है, चाहे ट्रायंगल लॉ लगाओ चाहे पैरेललोग्राम लॉ। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड, पर ट्रायंगल नहीं बनाना इस बार। दूसरा मेथड है पैरेललोग्राम लॉ। बच्चों पैरेललोग्राम जानते हो क्या होता है, पहले मुझे बताओ पैरेललोग्राम क्या होता है। मुझे ये लगता है पैरेललोग्राम एक ऐसा 2 डायमेंशनल फिगर होता है जो 4 साइड से मिलकर बनता है, और इसमें आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। एक पॉलीगन है, एक सिंपल क्लोज कर्व है, 2 डायमेंशनल है, एक प्लेन पर बनता है, 4 साइड से मिलकर बनता है, तो क्वाड्रिलेटरल भी हुआ, जिसमें आमने सामने की साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, हाँ या ना। पैरेललोग्राम ऐसा ही होता है। अगर इसमें लिखा हुआ है पैरेललोग्राम लॉ तो कुछ पैरेललोग्राम जैसा बन रहा होगा। तो इसमें करते क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, आपको ये ए और बी को इनिशियल वेक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, को इनिशियल वेक्टर, मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई। तो बच्चों चेक करना, अगर ए वेक्टर ये है, ये रहा ए वेक्टर, सही है। अब बी वेक्टर को यहां पे नहीं लगाना है, बल्कि कहां लगाना है, यहां पे। चेक करो, ये बी वेक्टर है ना, ये बन जाएगा यहां पे ऐसा। पहले मुझे बताओ ये को इनिशियल वेक्टर बन गए या नहीं। को इनिशियल का मतलब होता है एक ही पॉइंट से जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, बन गए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ए वेक्टर है ना, इसके पैरेलल एक लाइन बना लो, डॉटेड लाइन बना लोगे, और बी वेक्टर के पैरेलल यहां पर एक लाइन बना लो, बन गई। अब ये फिगर कैसा लग रहा है बच्चों, जल्दी बोलो, पैरेललोग्राम लग रहा है। इस पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल होगा वही होगा इन दोनों का सम। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। दो वेक्टर्स अगर आपको दिए हुए हैं तो उनको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में पहले लगा लो, सजा लो, ड्रॉ कर लो। कोई इनिशियल भी होनी चाहिए और एडजेसेंट साइड भी होनी चाहिए। एडजेसेंट मतलब साथ साथ। तो उसके बाद जो आपका इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि वो डॉटेड लाइन से भी बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल मत बना देना भैया। क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही उन दोनों ए और बी वेक्टर का सम होगा। कोई दिक्कत,
बच्चों ये आंसर सही है गलत है? सही तो है। ट्राइंगल लॉ में भी चेक करो, सी वेक्टर इधर ही जा रहा था, यही मैग्नीट्यूड था और यही इसकी डायरेक्शन थी, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये आंसर सही है। अब मैंने स्केल से नाप के तो बनाया नहीं है, थोड़ा बड़ा छोटा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, पर आंसर यही था। ट्राइंगल लॉ में भी यही आंसर आ रहा था। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब मुझे जल्दी बता दो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन states that if two vectors are represented by their complete magnitude and direction, if two vectors are represented by their complete magnitude and direction and are placed as adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of that parallelogram represents the sum of two vectors by their complete magnitude and direction. ये समझ में आया या समझाऊं? क्लियर हो गया? यदि हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं बाय देयर कंप्लीट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और अगर उन्हें पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के रूप में लगाया जाए तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही उन दोनों वेक्टर का सम होगा। मतलब यहाँ पर जो ये C नजर आ रहा है आपको, ये भी एक वेक्टर ही है, तो इस वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड A और B के सम के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और डायरेक्शन A और B के सम के इक्वल है। समझ में आ गया? चलें आगे। इसके बाद चलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो बच्चों मैं एक बार तुम्हें फिर बता देता हूं। अभी जो हमने दो लॉ पढ़े हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, यही दोनों मेन लॉ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन यही है, फॉर्मूला वहीं से डिराइव होके आएगा। पॉलीगन लॉ एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, उसको थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो बन गया पॉलीगन। कुछ ऐसा नया नहीं है, फिर भी समझा देता हूं। जैसे बच्चों मान लो आपको बहुत सारे वेक्टर ऐड करने हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, एक ऐसा है मान लो ऐसे सी वेक्टर, एक ऐसा है मान लो कोई डी वेक्टर, ऐसे वेक्टर है, और फिर कोई ऐसा वेक्टर है ई वेक्टर, और उसने बोला इन सबको ऐड करो, इन सबको क्या करना है? प्लस। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, देखो बच्चों सबसे पहले आप ए वेक्टर बना लो, ये क्या बन गया भाई? देखो इकट्ठा तो सबको ऐड नहीं कर सकते, एक एक करके जो करोगे, तो पहले ए में हम किसको ऐड करने जा रहे हैं? बी को। बच्चों बी कहाँ है? ये रहा, बी ऐसे बनेगा, चेक कर लो, ये रहा बी, तो ये बन गया हमारा बी वेक्टर। अब आपको सी नहीं देखना है, सी वेक्टर आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो पहले मुझे ये बताओ बच्चों कि ए और बी को कैसे जोड़ोगे? ए और बी को जोड़ने के लिए हम ट्रायंगल की थर्ड साइड बना देंगे, हाँ या ना? और इसको नाम दे देते हैं पी वेक्टर। यानी पी वेक्टर के अंदर ऑलरेडी ए और बी का सम हो चुका है, अब आपको बार बार ए और बी देखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ए और बी ऐड हो चुके हैं, हाँ या ना?
यानी जब आप सी वेक्टर को ऐड करोगे, देखो इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है, अब आप सी को ऐड करने जा रहे हो, तो सी को किस में ऐड करने जा रहे हो, ए और बी में या पी में? पी में, क्योंकि ए और बी तो ऐड हो चुके हैं, ए और बी को ऐड करके पी आ गया ना, पी से बात करो, अब जो भी ऐड करना है पी में ऐड करो। तो पी में मुझे क्या ऐड करना है, सी वेक्टर। बच्चों चेक करो, सी वेक्टर ऐसा है, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग पी वेक्टर में सी वेक्टर ऐसा जोड़ा जाएगा, तो ये बन गया हमारा सी वेक्टर। समझ में आ गया? अब बच्चों P इधर जा रहा है, C इधर जा रहा है, तो ट्रायंगल तभी कंप्लीट होगा जब आप ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगा के ऐसे जोड़ोगे, हाँ या ना? तो मान लेते हैं एक नया वेक्टर आ गया Q, जिसके अंदर P और C ऐड हो चुके हैं, यानी Q वेक्टर के अंदर A, B और C तीनों आ चुके हैं। ठीक से देख लो, क्योंकि A और B को ऐड करके P आया था, P में आपने C जोड़ दिया, Q आ गया। अब आप जो भी ऐड करोगे किसमें ऐड करोगे, Q में। अब Q से बात करो, अब मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ, C भी ऐड हो गया, D। अब मुझे क्या ऐड करना है, D। तो मान लो D वेक्टर ना ऐसा है, D वेक्टर को ऐसे मान लेते हैं, तो ये बन गया हमारा D वेक्टर। समझ में आ गया? अब हम D किस में ऐड कर रहे हैं, Q में, तो ये रहा Q, ये रहा D। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे और इसका उल्टा, तो ये आ गया हमारे पास R वेक्टर। R के अंदर Q और D दोनों ऐड हो गए, मतलब कि ABCD चारों आ गए। समझ में आ गया? और अब मुझे उसमें ऐड करना है E। E वेक्टर कैसा जा रहा है, मान लो इधर जा रहा है, तो E वेक्टर ऐसा हो गया, और जब इसमें ये वेक्टर ऐड करोगे तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा, इसको मान लो S वेक्टर। S में आ गया तुम्हारे पास R और E। मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि ये पॉलीगन जैसी शेप बन गई ना, इसीलिए इसको बोल देते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वरना वो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही रहा है। आप ठीक से देखो ना, आपने पैरेललोग्राम वाला लॉ लगाया या ट्रायंगल वाला? बस वो रिपीट मोड पे चला गया, करते जा रहे करते जा रहे, कोई नया लॉ तो नहीं था। समझ में आ गया? तो इकट्ठा जब ऐड करना होता है तो हम कौन सा लॉ लगा देते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट पॉलीगन कोई नया लॉ नहीं है, वो ट्रायंगल का ही लॉ है। क्लियर हो गया? चले आगे। अब तक जो हमने सीखा वेक्टर्स को ऐड करना, वो पूरा थ्योरेटिकल था। समझ गए? न्यूमेरिकल्स में कोई खास काम आने वाला नहीं है, थ्योरी थी। लेकिन अब हम जा रहे हैं मैथमेटिकल पार्ट पे, क्योंकि हमारे पास तो न्यूमेरिकल आएगा, हमारे पास तो क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो कैसे हम दो वेक्टर को मैथमेटिकली ऐड करेंगे, अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं, तो बोर्ड पर ध्यान से देखना। और हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेरिवेशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेरिवेशन दोनों की अलग अलग है। मतलब दो बार सॉल्व करने से अच्छा है मैं एक ही बार सॉल्व करूंगा, क्योंकि फाइनल आंसर दोनों का सेम ही आएगा। और दूसरी बात, डेरिवेशन भी सेम ही है, खाली डायग्राम अलग है। समझ में आ गया? तो बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों बोर्ड पे देखते रहना, हाँ या ना में जवाब देते रहना। मैं दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहा हूं, ए और बी। मान लो बच्चों ये रहा हमारा ए वेक्टर, थोड़ा छोटा कर देते हैं, और ये रहा हमारा बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, थीटा। इन दोनों के बीच में कुछ तो एंगल होगा, थीटा मान लिया। बच्चों अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करूं, तो सॉरी पैरेललोग्राम को, अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं तो ये ऐसे ही बनेगा। चेक करो, सही है? टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, बन रहा पैरेललोग्राम। अब इसको नाम दे देते हैं, ओ पी क्यू आर एस। समझ में आ रहा है? ये नाम मैंने इसलिए दिए हैं, एबीसीडी नहीं दे सकते ना,
क्योंकि ए और बी तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया। समझ में आ गया बच्चों? चेक करो पैरेललोग्राम क्या बन रहा है, ओ पी आर एस। समझ में आ रहा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम होगा वो यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा? कौन है वो है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। यानी मुझे ये वेक्टर फाइंड करना है, ओ आर वेक्टर। इसको नाम दे दूं, इसको आर वेक्टर नाम दे दूं, आर फॉर रिजल्टेंट, ए और बी का रिजल्टेंट। ठीक है, आर का मतलब क्या है कि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम कर रहे हैं। यही बताया था ना मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, यही तो बताया था, हाँ या ना? बच्चों चेक करो, अगर इधर एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप यहाँ पर पैरेलल लाइंस कितनी भी बनाते रहिए, जो एंगल यहाँ पर होगा वही सबका होगा अगर ये पैरेलल है तो चेक करो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, पैरेललोग्राम है ना, तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों जरा चेक करो, ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है आर क्यू, तो ओपी डिस्टेंस कितना हुआ? ओपी का डिस्टेंस कितना है बच्चों? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, पी से लेकर आर तक का पी आर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी वेक्टर के बराबर। बी का द्वारा भाई पी क्यू मुझे फाइंड करना है और आर क्यू मुझे फाइंड करना है। बच्चों पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे जरा सोचो। एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। अगर मैं इसके अंदर साइन थीटा लगा दूं तो क्या आएगा चेक करना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। इस ट्राइंगल के लिए पी कौन है? आर क्यू। और बच्चों एच कौन है? हाइपोटेन्यूज पी आर। सही है गलत? तो चेक करो आर क्यू की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, पी आर की वैल्यू कितनी है? ए बी। ये चेक करो ना, पी आर का डिस्टेंस ये कितना है? बी के इक्वल नहीं है, तो यहाँ बी आ गया। बच्चों b का मल्टीप्लाई अगर मैं इधर ले आके साइन से कर दूं, आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी, यानी आर क्यू इज इक्वल टू बी साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ? क्लियर हो गया? यानी अब मेरे पास आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है? बी साइन थीटा। अच्छा एक और बात, अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा की बजाय कॉस थीटा लगा दिया होता तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी कितना है? पी क्यू। इस थीटा के हिसाब से बी कितना है? पी क्यू। और एच कितना है? पी आर। अब जरा चेक करो, पी आर अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं, पी आर की वैल्यू कितनी है? बी। तो b cos थीटा, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b cos थीटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? पी क्यू की, b cos थीटा। ये पॉइंट p है, ये पॉइंट q है, और इसकी वैल्यू आ गई b cos थीटा, यहां से लेकर यहां तक। समझ में आ गया सबको? यहां तक कोई दिक्कत? ये a है यहां से यहां तक, और b तो पता ही है। समझ में आ गया? बच्चों हमें क्या फाइंड करना है पहले ये बताओ। हमें तो ये r फाइंड करना है ना, r से मतलब है। तो r डायरेक्टली तो फाइंड कर नहीं पाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। समझ में आ रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लग जाएगी तो लगा दो, बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस। बच्चों हाइपोटेन्यूज की जगह कौन है? आर। इसको हमने आर नाम दिया ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी। बच्चों पी की जगह कौन नजर आ रहा है? आर क्यू का होल स्क्वायर, आर क्यू है ना इसका नाम। तो प्लस बी की वैल्यू बच्चों कितनी है? इस ट्राइंगल का बेस, हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, इसका बेस यहां से लेकर ओ से लेकर क्यू तक है, ओ क्यू का होल स्क्वायर। सही है गलत? समझ में आ गया? चलो आगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों आर क्यू की वैल्यू बोलो, बी साइन थीटा लिखा हुआ है वहां पे, तो बी साइन थीटा
होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस बच्चों ओ क्यू की वैल्यू बताओ, ओ से लेकर क्यू तक ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले इतना बता दो, ये बात समझ में आई है नहीं आई कि ये a प्लस बी कॉस थीटा कहां से आया, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बेस लेना है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। क्लियर हो गया? अब बच्चों फॉर्मूला लगा दो जल्दी से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है गलत? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों चेक करो इसमें और इसमें कॉमन दिख रहा है कुछ? पहले a स्क्वायर को यहां लिख देता हूं प्लस जो मैंने अंडरलाइन किया इन दोनों में कॉमन क्या है, ब्रैकेट में क्या बचा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। सही है गलत? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचेगा खाली, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो बी स्क्वायर बचेगा खाली और प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों में r फाइंड करना था या r स्क्वायर? r फाइंड करना है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अब मेरी एक और बात सुन लो ध्यान से, a और b का जो सम है वो इस पैलोग्राम का डायगोनल है, हाँ या ना? क्लियर है? पर बच्चों ये डायगोनल तो एक कंप्लीट वेक्टर है ना, अगर ये कंप्लीट वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आया है r का, ये a और b का जो सम करके एक नया वेक्टर आएगा वो r वेक्टर, ये खाली उसका मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? सिर्फ उसका क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बता रहा। चेक कर लो, हाँ या ना? तो अब मुझे इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो बच्चों मान लेते हैं r वेक्टर a वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है फाई। अच्छा थीटा यहाँ पे कौन है समझ में आ रहा है ना? थीटा यहाँ पे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था, थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। a और b के बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो थीटा है। ये आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में ही लिख लेना, समझ गए? अब जो r वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। तो बच्चों उसके लिए काम करो, tan फाई लगा दो। ये ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, वही वाला ट्रायंगल है ORQ। इस बार मैंने उसमें क्या लगा दिया, tan फाई। tan फाई का फॉर्मूला अगेन क्या होगा, p बाई बी। तो इस वाले ट्रायंगल में p कौन है, RQ, b कौन है, OQ। तो चेक करो tan फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, RQ की वैल्यू कितनी है, b साइन थीटा, और नीचे OQ की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आएगी नहीं? तो यहां से फाई हमारे पास आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो व्हाट इज फाई? फाई इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद a वेक्टर। फाई यहां पर कौन है, फाई एक ऐसा एंगल है जो ये r वेक्टर a वेक्टर के साथ बना रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। समझ में आ गया? तो यहां से r की डायरेक्शन मिल जाएगी। भाई आप एक बात बताओ ना, r वेक्टर ही तो सम है ना a और b का, तो मैग्नीट्यूड ये रहा। अब डायरेक्शन बताओ, वो जा कहां रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, उसके लिए फाई चाहिए कि भाई a वेक्टर के साथ इतना एंगल बना के जा रहा है, तो वो एंगल का फॉर्मूला ये रहा। ये तुमको याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा।
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी यही डेरिवेशन है। समझ में आ गया? चले आगे। इसके बाद बच्चों, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे तुम्हें बतानी है। इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। बच्चों देखो, जगह कम है बोर्ड पे और मैं यहाँ पर अभी कुछ इरेज करना नहीं चाहता हूं, तो जैसे मैं लिख रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखना, कहीं मतलब मिक्स ना हो जाए। देखो भाई, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा है ना, इससे कुछ रिजल्ट हमारे हाथ आते हैं। बच्चों देखो, केस नंबर 1, इसी के आगे कंटिन्यू कर देना। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर ए और बी के बीच में ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री हो गया तो क्या होगा? दिमाग लगाओ और मेरे को जवाब दो। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, समझ में आ रहा है? इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है अभी? थीटा। मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। बच्चों थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जरा सोचो, बी वेक्टर ये नीचे आता जाएगा, एंगल छोटा होता जा रहा है, और जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी, ए वेक्टर भी इधर जा रहा है, बी वेक्टर भी इधर जा रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा? पक्की बात है। अब कॉमन सेंस लगाओ कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, उस पर ए वेक्टर भी इधर फोर्स लगा रहा है और बी वेक्टर भी इधर ही फोर्स लगा रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो क्या वो सीधा सीधा ऐड नहीं हो जाएंगे? फिजिक्स मैथ सब भूल जाओ, बस मुझे इतना बताओ, टेबल रखी हुई है, उस टेबल से 2 रस्सियां बंधी हुई है, मैं भी इधर ही खींच रहा हूं और तुम भी इधर ही खींच रहे हो, ए वेक्टर भी इधर आ रहा है और बी वेक्टर भी इधर ही आ रहा है, तो अब वो फिजिक्स लगाओगे या फिर सीधा उन दोनों को ऐड कर दोगे? इतना बता दो बस, हाँ या ना? तो अब जरा फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। बच्चों केस 1 में लेट थीटा इज इक्वल टू 0। बच्चों थीटा अगर 0 आ गया तो इस फॉर्मूले में तो पुट करोगे, तो चेक करना आर की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। बच्चों cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पर 1 का मल्टीप्लाई 2ab से करोगे तो कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा। ये तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा या नहीं? r की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? वो तो हम वैसे भी ऐड कर रहे थे। और बच्चों रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? वो भी उसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि a भी इधर ही खींच रहा है, b भी इधर ही खींच रहा है, तो रिजल्टेंट इधर ही जाएगा ना। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? या फिर आप एक काम करो, यही थीटा 0 डिग्री डायरेक्शन में पुट कर दो यहाँ पे, तो पुट करो, साइन 0 कितना हो गया? 0। और जब न्यूमरेटर 0 आएगा तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, फिर ये फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? समझ में आ गया? तो यहाँ पर पुट करना और बताना फाई की वैल्यू कितनी आ गई। फाई की वैल्यू भी 0 डिग्री ही आएगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चले आगे। बच्चों केस 2, जरा दिमाग लगाओ, अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो क्या होगा? मतलब ए वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर उल्टा उधर जा रहा है। देखो चेक करो, बी वेक्टर ये ऐसे 90 डिग्री हो गया, 120, 150, 180, मतलब ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, दोनों ऑपोजिट हो गए। चेक करो क्या आएगा आंसर। अगर दोनों इक्वल फोर्स हुए या इक्वल वेक्टर हुए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट 0 हो गया। आप इमेजिन करो, एक टेबल में 2 रस्सियां बंधी हुई है, एक ए वेक्टर इधर खींच रहा है, बी वेक्टर उधर खींच रहा है, और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो टेबल कहीं जाएगी? तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। समझ में आ गया? पर हमेशा ऐसा जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि ए वेक्टर बड़ा हो बी छोटा हो। अगर ए वेक्टर बड़ा है बी छोटा है तो फाइनली टेबल इधर जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इतनी फिजिक्स और मैथ्स की जरूरत है नहीं है ना, कॉमन सेंस लगा के बता पा रहे हो ना। अब वही चीज फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। बच्चों अगर मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, तो चेक करो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? अरे जल्दी बोलो। -1। और जब -1 का मल्टीप्लाई 2ab से होगा तो -2ab बचेगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a माइनस बी होल स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से रूट गया, r की वैल्यू आ गई a माइनस बी। हाँ या ना? समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? केस नंबर 3, केस नंबर 3 बच्चों, थीटा 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल सीधा हो जाएगा। ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर सीधा ऐसे जा रहा है। तो अगर थीटा 90 हो गया तो आर के फॉर्मूले में थीटा 90 डालो और बताओ क्या आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। चेक कर लो, समझ में आ गया? तो आपको 90 डिग्री अगर दिया होगा ना तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इतना लगा देना। और यहां से फाई की वैल्यू भी बताओ क्या आएगी? b sin 90। sin 90 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि tan इनवर्स b बचेगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा? a प्लस बी cos 90। cos 90 0 होता है, 0 इंटू बी 0 बचेगा a। समझ में आ गया? ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो आज तुम्हारा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर हो गया पूरा। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, तीनों क्लियर हो गए, डेरिवेशन भी हो गई। इसके अलावा जो ट्राइंगल, अगर आप देखो यहाँ पर फिगर में अगर ट्राइंगल लॉ का बनाता ना तो भी सेम ही डेरिवेशन आती, एक एक स्टेप से मैच हो जाएगा। यानी आपको 2 बार अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लो, किताब में दिया हुआ है, अगर तो एसएल में दिया हुआ है पढ़ सकते हो, पर एक बार लिखना हो जाएगा। बच्चों ये 3 केस जरूर याद रखना, ठीक है? थोड़ा खिचपिच हो गया है बोर्ड पे, अगर स्टेप से देखते हुए चलोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।